हेलो। आज सुन अब सारे के सारे पिछली क्लास के अंदर जो स्टार्ट किया था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। तो पिछली क्लास के अंदर षटकोणीय कोष्टिका अपने स्टार्ट करी थी। मैं एक बार उसको वापस बोर्ड पर बना रहा हूँ ताकि हमें कैलकुलेशन भी करनी है आगे, तो उसके लिए हमें वो रखे, है ना। चलो ये कोष्टिका बनेगी कैसे, पहले एक बार सब बोर्ड पर ध्यान दे लो कि इस कोष्टिका को आखिरकार बनाया कैसे जाएगा। एक बार बनाते हैं वापस, देखिएगा। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके से, फिर एक लाइन यहां ड्रॉ कर लो इस तरीके से, ठीक है। फिर एक काम करना है अपन को, एक लाइन कुछ ऐसी यहां ड्रॉ करनी है छोटी सी, एक यहां ड्रॉ करनी है, एक यहां ड्रॉ करनी है, एक यहां ड्रॉ करनी। ओके, इसको इससे मिलानी है, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है। कोशिश करो कि ये बीच में से ही कट करे ना। तो ये सारे जालक बिंदु हो गए। जब आप इस तरीके से बिंदु दिखा दोगे, अब सुनना, अपन को षटविमीय कोष्ठिका बनानी है, सेम ऐसा ही एक फेज नीचे भी बनाना है पूरा का पूरा। तो वो कैसे बनेगा, चेक कीजिएगा। लाइन यहां खींचो, एक लाइन यहां खींचो। तो आप लोगों के पास तो स्केल होगा, आप लोग बिल्कुल सटीक बना लोगे। एक यहां खींचेंगे, एक यहां हो गई, एक यहां हो गई। इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, फिर इसको इससे मिलाएंगे, 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 ठीक है। ऐसे ही एक एक जालक बिंदु यहाँ पे भी आ जाएगा। यहाँ आ गया, 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 यहाँ आ। तो सुनो, एक तो ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर आठों कोनों पर, सॉरी, हर कॉर्नर पर एक एक जालक बिंदु होता है ना। तो प्रत्येक कॉर्नर पर हमने एक एक जालक बिंदु इसके अंदर दिखा दिए ना। दूसरा, इस प्रकार की कोष्ठिका के अंदर क्या होता है, आमने सामने के फलक होते हैं, इन फलक के केंद्र पर भी एक परमाणु होता है, और तीन परमाणु सर इसके सेंटर में होते हैं। तीन परमाणु कहाँ होते हैं, इसके सेंटर में होते हैं। तो ये अब आप लोगों को देखने की जरूरत है कि वो तीन परमाणु सेंटर के कैसे रखे जाएंगे ना। तो देखो, कुछ ऐसे रखना है उन तीन परमाणुओं को, सेंटर के को। तो एक परमाणु ये रहा सेंटर का, एक, सॉरी, तीन परमाणु भीतर होते हैं ना। तो देखो, हर कॉर्नर पर एक एक परमाणु है। दूसरा, इसके बाद में आमने सामने के फलक के केंद्र पर एक एक परमाणु है। तीसरा, इसके बाद में, सॉरी, आमने सामने के फलक के केंद्र पर परमाणु है, एक इस पर रहा, एक इस पर रहा, और तीन इसके भीतर हैं, तीन इसके क्या हैं, भीतर है। तो ये डायग्राम हो गया था। अब इसके अंदर, इस डायग्राम के अंदर मुझे क्या क्या समझाना था, देखो। एक तो ये जो कोष्ठिका है, इस कोष्ठिका की हाइट है स्मॉल सी। इस कोष्ठिका की हाइट कितनी है, स्मॉल सी है। दूसरा, ये वाली डिस्टेंस एक है, ये वाली डिस्टेंस भी एक है, ये वाली डिस्टेंस भी एक है। मतलब सभी डिस्टेंस इसके अंदर क्या है, एक है। हर जालक बिंदु की दूसरे जालक बिंदु से जो दूरी है वो क्या है, एक है, ठीक है। ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये भी 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 एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है,
ये सब क्या है, ए डिस्टेंस है। अब एक काम और जो हमें करना है वो क्या करना है, उसका ध्यान रखो आप तो ना। देखो अगला काम आपको ये करना है डायग्राम के अंदर, नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा हूं, आपको इस वाले जालक बिंदु से इस पर एक लंब आरोपित करना है, इस पर एक लंब आरोपित करना है इस वाले जालक बिंदु से। देखो ये त्रिभुज है ये वाला, ठीक है। तो अपन ने क्या किया है यहां पर, इससे इस पर एक लंब आरोपित किया है, ठीक है। ऐसे है ये ना, देखो जैसे ये त्रिभुज है तो आपने यहां से इस वाली भुजा पर एक लंब आरोपित कर दिया, ठीक है। दूसरा एक काम और करना है इसके अंदर, वो क्या है, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से इस पर एक लंब आरोपित करना है। अब वो बताएंगे अपन किस तरीके से करना है। चलो पहले एक काम करते हैं, इसके अंदर इसको भी हटाते हैं, यहां से इसको भी हटाओ ना। हाँ जी, आप लोगों ने एक कोष्टिका बना ली थी। अब कोष्टिका बनाने के बाद में इसके अंदर लिखो एक लाइन, ये लाइन लिखवा दी थी क्या कि यहाँ पर कोष्टिका की हाइट सी है और दो निकटवर्ती कोष्टिकाओं के बीच की दूरी कितनी है, एक है। सॉरी, दो निकटवर्ती जालक बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, एक है। एक चीज तो ये ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और इस पर पहले चर्चा करते हैं, इस पर थोड़ा आगे चलेंगे अपन, थोड़ी देर बाद में बात करते हैं लंब वाली, क्योंकि अभी अपन कुछ ज्ञात नहीं कर रखे हैं। पहला काम है आपको ये ज्ञात करना है कि इस कोष्टिका के अंदर जालक बिंदुओं की संख्या कितनी है, परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो कैसे ज्ञात करें कि इस कोष्टिका के अंदर जालक बिंदुओं की संख्या कितनी है, किस तरीके से, कोई मुझे बता सकता है कि इस कोष्टिका के अंदर जालक बिंदुओं की संख्या कितनी है एक कोष्टिका में। अच्छा आंसर तो 6 है, मुझे पता है, मुझे पता है 6 कैसे है, क्योंकि अपन ने कोष्टिका का घनत्व ज्ञात किया था ना, तो उसके अंदर n बराबर 6 लिखवाया था इसके लिए। तो कोई मुझे बता सकता है कि 6 कैसे होगा। अच्छा सुनो, देखो ये वाला परमाणु, ये वाला परमाणु, ये वाला परमाणु इस कोष्टिका के भीतर है, तो इनका तो 100% योगदान है। तो 3 तो ये हो गए, 1 2 और 3, ठीक है। इनका तो 100% योगदान हो गया, तो 3 परमाणु तो 6 में से ये हो गए। सुनो, अच्छा ये वाला फलक के केंद्र वाला और ये वाले फलक के केंद्र वाला क्या करेगा, ये योगदान देगा कितना, 1/2। जैसे मान लो इसके ऊपर एक कोष्टिका और होती है ऐसी ही, तो ये वाला जो फलक है वो दोनों कोष्टिकाओं में उभयनिष्ठ होता, तो ये वाला जो परमाणु है ये 1/2 योगदान देता नीचे वाली कोष्टिका में, 1/2 भाग का योगदान देता ऊपर वाली कोष्टिका के अंदर। तो अगर मैं 1/2 वाला कॉन्सेप्ट लगाऊं तो 1/2 इंटू 2 कर दूंगा, तो ये कितना आएगा, 1। 3 इसके भीतर है, ये तो हो गए 4। अब 2 और लेकर आने हैं, टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 2 कैसे आएंगे, कोई मुझे बता सकता है कि मुझे इतना सा बताना है आप लोगों को कि ये जो कॉर्नर का है, ये जो कॉर्नर के परमाणु हैं, ये एक कोष्टिका के अंदर कितना योगदान देते हैं, एक कोष्टिका के अंदर कॉर्नर वाला कितना योगदान देता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलो बताओ, देखो फटाफट कोई बता सकता है कि कॉर्नर वाला एक कोष्टिका के अंदर कितना योगदान देता है। चलो एक तो ये हाइट लिख लेना, सी और ए लिखो, जब तक उसके अंदर डायग्राम के अंदर सी और ए लिख लो, और सी और ए लिख लो, हाइट दिखा दो सी और ए, फिर करते हैं अपन चर्चा। ये सारी डिस्टेंस ए है ना, मैं और बता देता हूं डिस्टेंस के बारे में। लिखो ये भी ए है, दिखा दो 2-3 और, ये भी ए है ताकि आप लोगों को कंफ्यूज, ये भी ए, ठीक है। ये सी दिखा देना और एक लाइन लिखो, पहले एक काम करते हैं, लाइन लिखवाते हैं, और मैंने जो सवाल पूछा है वो भी आप लोगों को बताना है। चलो लिखो, यहां निकटवर्ती परमाणुओं की दूरी स्मॉल ए है, लिखना एक लाइन, यहां निकटवर्ती परमाणुओं की दूरी स्मॉल ए है और ऊंचाई सी है, और ऊंचाई सी है, और ऊंचाई सी है, और ऊंचाई सी है। अच्छा किसी ने कहा है कि इसके अंदर 1/6 भाग का योगदान देगा। अच्छा आपने ऐसे दिमाग लगा लिया हो, कॉर्नर पर कितने हैं, 12 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
और 12 के नीचे 6 का भाग लगा दिया तो कितना आ गया, 1/2 आ गया, सॉरी 2 आ गया, 4 वहां हो गए थे, 2 ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। चलो दिमाग तो बिल्कुल सही लगाया है, पर कोई मुझे बता सकता है कि कॉर्नर का जो परमाणु है वो 1/6 योगदान कैसे करता है? कॉर्नर का जो परमाणु है वो 1/6 योगदान कैसे करता है? यानी कॉर्नर पर जो परमाणु है वो 6 कोष्टिकाओं के अंदर क्या होगा, आपके अनुसार विभाजित होगा, है ना, एक परमाणु। चलो मैं सिखाता हूं ना, देखो डायग्राम के अंदर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना अभी तक, ये डायग्राम ऐसे कैसे रहने दो, ये जो बन गया है डायग्राम इसके अंदर कोई हेराफेरी नहीं करनी है। चलो मैं सिखाता हूं, देखो ये तो समझ में आ गया, इसका योगदान 1/2 होता है, इसका 1/2 होता है, और इनके 100% योगदान होते हैं, ये चीज तो आप लोगों के समझ में आ रही होगी। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि आखिरकार कॉर्नर का कैसे देता होगा। देखो मैं बताता हूं, देखो समझना, कुछ इसी के अंदर समझेंगे। अगर ऑफलाइन होते तो पेन के माध्यम से समझाता मैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर इसी तरीके से समझाने का मौका मिलेगा। चलो समझाते, इधर ध्यान देना, देखिएगा, सुनो ध्यान देना सारे के सारे, देखिएगा ये वाला जो कॉर्नर का परमाणु है ये कितनी कोष्ठिकाओं के अंदर योगदान करेगा, ये मेन मुद्दा है। बताता हूं, देखो समझो, इधर से ध्यान देना, देखो ये वाला जो कॉर्नर का परमाणु है, इस वाले परमाणु को देखो ना, इसका एक योगदान तो इस कोष्ठिका के अंदर हो गया, ठीक है। अब इसका मैं आप लोगों को बताऊं तो एक योगदान कोष्ठिका यहां से होगी इस साइड से, और एक इस साइड से होगी, तब जाके इसका योगदान होगा। मैं यहां पर चेक करता हूं, 3 पेन हो तो मैं 3 पेन के माध्यम से समझाऊंगा, ऐसे इस डायग्राम के अंदर आपको पता ही नहीं बैठेगा ना। रुको एक सेकंड ना, देखता हूं कुछ जुगाड़ ऐसा जिससे मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। रुको 3 पेन देखता हूं, यहाँ पर 3 पेन होंगे तो 3 पेन के माध्यम से बता दिया जाएगा। 3 छोड़ के एक भी नहीं दिख रहा मुझे, रुको 1 मिनट ना। अच्छा आता है क्या तुम्हें है ना, सुनो देखो मैं आप लोगों को कैसे बताऊं, देखो समझना, देखो बताता हूं, चलो एक ही पेन के माध्यम से बताता हूं, इसकी स्थिति चेक कर लेना ना, देखना समझो बात को। देखो इधर है हमारे पास में परमाणु, है ना, इधर है परमाणु इस जगह, ये वाला परमाणु। अब मेरी बात को ढंग से समझने की कोशिश करना, देखो अगर आप यहां पर एक पेन इधर ले लो ना, ऐसे पकड़ो ना, एक पेन इधर और एक पेन इधर, एक पेन इधर, एक पेन इधर, जैसे ऐसे बोलते हो ना, इस तरीके से एक पेन इधर और एक पेन इधर। जैसे देखो ये एक कॉर्नर का परमाणु है, यहां पर देखना ना, ठीक है, एक इधर पेन लेना है, एक पेन आपको इधर लेना है, ठीक है। अब चेक करना ना, देखो एक कोष्ठिका इधर से होगी, दूसरी कोष्ठिका इधर से होगी, तीसरी कोष्ठिका इधर से होगी, 3 कोष्ठिका नीचे वाली हो जाएंगी और 3 ऐसे ही ऊपर वाली हो जाएंगी, एक इस साइड से होगी, एक इस साइड से होगी, इस साइड से होगी। वापस से चेक कर लेते हैं अपन, देखो त्रिकोण बन गया ना, एक कोष्ठिका नीचे इस साइड से होगी, दूसरी इस साइड से होगी, तीसरी इस साइड से होगी, ठीक है। ऐसे ही यहां पर अगर मैं आप लोगों से कहूं, समझो ऐसे समझना, देखो इसी डायग्राम के अंदर थोड़ा सा करते हैं कुछ ताकि आप लोगों को दिख जाए। पेन होते तो मैं, देखो बताते हैं समझना, देखो ऐसे ही समझो आप, एक कोष्ठिका इधर से होगी, दूसरी कोष्ठिका इधर से होगी, तीसरी कोष्ठिका इधर से होगी, तो 1 2 और 3, और 3 ही कोष्ठिका क्या होगी, इसके ऊपर होगी, 3 ही कोष्ठिका इसके क्या होगी, ऊपर होगी।
कॉर्नर का जो परमाणु है वो क्या करता है, कॉर्नर का परमाणु यहां पर एक कोष्टिका के अंदर 1/6 भाग का योगदान देता है। कितने भाग का योगदान देता है? 1/6 भाग का योगदान देता है। कौन सा परमाणु? कॉर्नर वाला परमाणु। कॉर्नर वाला परमाणु क्या करता है? 1/6 भाग का योगदान एक कोष्टिका के अंदर देता है। मतलब क्या है, ये वाला परमाणु है ना, एक कोष्टिका इधर से हो गई, एक इधर से होगी, एक इस साइड से होगी। क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज इसके अंदर बता सकता हूं, देखो अगर आप लोगों के दिमाग के अंदर ये बैठ जाए तो समझना, सुनो, देखो समझना, होता क्या है, ये वाला जो नीचे वाला फलक है इसके अंदर आप लोगों को 6 संभव त्रिभुज नजर आ रहे होंगे। एक त्रिभुज ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब आपको पता है एक त्रिभुज संभव कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, इधर अगर आप बात करो, यहां पर चेक करो तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 60 का। ये वाला एंगल कितने का होगा? 60 का। कितना हो गया? 120। कितना हो गया? 120। अब टोटल एंगल कितने का होता है? टोटल एंगल होता है 360 का। अगर 360 के अंदर आप 120 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 कोष्टिकाओं के अंदर, सॉरी, तो देखो 3 कोष्टिकाएं तो नीचे होंगी और 3 कोष्टिकाएं तो नीचे होंगी, और अपन ऐसे कह सकते हैं 3 कोष्टिकाएं कहां होंगी? ऊपर होंगी। 3 कोष्टिकाएं तो नीचे होंगी, 1 2 3, और 3 ही कहां से होंगी? ऊपर से होंगी। तो एक एटम कितना योगदान देता है एक कोष्टिका के अंदर? 1/6 भाग का योगदान देता है। तो उस हिसाब से एक कोष्टिका के अंदर परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल 12 एटम है, तो 12 गुणा 1/6 कितनी हो जाएगी? 2, और 3 इसके भीतर है, 2 और 3 5, 50-50% योगदान ये देंगे। इन दोनों का मिलकर एक योगदान हो जाएगा। तो एक कोष्टिका के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। लिखो इसके अंदर, लिखना इसके अंदर पहला पॉइंट लगाओ, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लगाना, फर्स्ट पॉइंट लगाना इसके अंदर। यहां सॉरी, फर्स्ट पॉइंट के अंदर हेडिंग लिखना एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या। फर्स्ट पॉइंट लगाना एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या। एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या लिखो। यहां 12 कोनों पर 12 परमाणु हैं। यहां 12 कोनों पर 12 हैं। यहां 12 कोनों पर 12 परमाणु हैं जो कि 6 कोष्टिका में साझेदारी करते हैं, जो कि 6 कोष्टिका में साझेदारी करते हैं, तथा फलक पर 2 परमाणु हैं, तथा फलक पर 2 परमाणु हैं जो कि 2 कोष्टिकाओं में साझेदारी करते हैं, जो कि 2 कोष्टिकाओं में साझेदारी करते हैं, और कोष्टिका के अंदर 3 परमाणु हैं, और कोष्टिका के अंदर 3 परमाणु हैं, और कोष्टिका के अंदर 3 परमाणु हैं, और कोष्टिका के 3 परमाणु हैं जो कि साझेदारी नहीं करते हैं, जो कि साझेदारी नहीं करते हैं। अतः परमाणुओं की संख्या, अतः परमाणुओं की संख्या निम्न प्रकार से प्रदर्शित की जाएगी। अतः परमाणुओं की संख्या निम्न प्रकार से प्रदर्शित की जाएगी। अच्छा, कैसे लिखोगे? 12 गुणा 1/6 प्लस 1/2 गुणा 2 प्लस 3, कितना आएगा? 2 प्लस 1 प्लस 3, कितना आएगा? टोटल 6। लिख लो। परमाणुओं की संख्या निम्न प्रकार से प्रदर्शित की जाएगी।
या सेकंड पॉइंट लगाओ समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकंड पॉइंट लगाइएगा समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन। सेकंड पॉइंट लगाना है आप लोगों को समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, कोई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे बता सकता है क्या कितना होगा? कोई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकता है क्या कितना होगा इसकी समन्वय संख्या? अच्छा सुनो, देखो इसकी समन्वय जो संख्या होती है वो होती है, मैं आप लोगों को बता देता हूं, समन्वय संख्या इसकी 12 होती है। कोई पूछेगा कैसे होती है 12, समझना। आओ देखो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है भाई 12, और आप लोग समझो कि आखिरकार 12 कैसे होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, तो आखिरकार 12 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होता है, ये समझने का मुद्दा है। तो डायग्राम बैठा ही नहीं। हाँ जी, देखिएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, बता देते हैं। सुनो, इसी डायग्राम के अंदर बता देते हैं, एक्स्ट्रा डायग्राम। तो देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 बताना है मुझे, बताता हूं। दूसरा डायग्राम बनाएंगे, समय लगेगा, समझना। मैं इस कोष्ठिका को 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूं, मैं इस कोष्ठिका को 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूं। अच्छा, 2 भागों में कैसे डिवाइड कर रहा हूं चेक करना। 2 भागों में डिवाइड होगी ये कोष्ठिका, चेक करो, इधर ध्यान देना। ये वाली कोष्ठिका हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 2 भागों में हमने डिवाइड इसको करना चालू कर दिया। तो ये लीजिएगा, इसको 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं इस कोष्ठिका को। अभी आपको कुछ देर में नजर आ जाएगी 2 भागों में डिवाइड होती हुई। तो ये लीजिएगा, ठीक है, 2 भागों में डिवाइड करनी है, चेक करो। ध्यान देना, समझो। यहां 2 कोष्ठिकाएं हैं, एक षटकोणीय कोष्ठिका ऊपर वाली है, एक षटकोणीय कोष्ठिका नीचे वाली है, ठीक है। अब 3 परमाणु भीतर ऊपर वाले में भी होंगे और 3 परमाणु भीतर इसके अंदर भी होंगे। चलो वो 3 परमाणु बना देते हैं भीतर वाले, थोड़ा स्पेस कम रह गया और कोई दिक्कत नहीं, इतने में ही काम चलाएंगे अपन। 3 परमाणु भीतर ऊपर हो गए और ऐसे ही 3 परमाणु भीतर नीचे हो गए। समझो मेरी बात को, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, और वो 12 कैसे होता है ये समझने का मुद्दा है। देखो, तो ये 2 कोष्ठिकाएं बन गई, आप लोगों को स्पष्ट नजर आ रही होगी। एक षटकोणीय कोष्ठिका ऊपर बन गई, एक षटकोणीय कोष्ठिका नीचे बन गई। अब जो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो फलक के केंद्र वाले परमाणु के लिए डिफाइन किया जाता है। अब फलक के केंद्र पर ये रहा परमाणु, अब ये कितने निकटतम परमाणुओं से घिरा है उसकी संख्या को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चेक करते चलो सारे के सारे कि भाई ये कितने निकटवर्ती से घिरा हुआ है, तो वो संख्या अपन को यहां पर दिखानी है। तो आप निकटवर्ती की बात करोगे तो मैं काउंट करवा देता हूं, 1, काउंट करना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12 होता है। फलक के केंद्र पर स्थित परमाणु के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन किया जाता है, और इस कोष्ठिका के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है 12 होता है। इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात किया जाता है,
ठीक है, लिखो इसके अंदर, लिखना यहां समन्वय संख्या, पॉइंट लगाना समन्वय संख्या, और इसके अंदर लिखना यहां फलक के केंद्र वाला परमाणु, यहां फलक के केंद्र वाला परमाणु अपने निकटवर्ती 12 परमाणुओं से समान दूरी पर होता है। यहां फलक के केंद्र वाला परमाणु अपने निकटवर्ती 12 परमाणुओं से समान दूरी पर होता है। 12 परमाणुओं से समान दूरी पर होता है, अतः समन्वय संख्या 12 होगी। अतः समन्वय संख्या 12 होगी। अतः समन्वय संख्या 12 होगी। काउंट भी करवा देते हैं 12 के नंबर। एक, काउंट करो भाई, फिर बाद में कोई कहे कि काउंट तो करवाया ही नहीं, 12 तो लिख दिया। चेक कर लो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है। बना लो डायग्राम, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। दिखा दो डायग्राम बनाकर। इनको दिखाने की जरूरत नहीं है, इनको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल अपन कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं, तो इनको दिखाने की जरूरत नहीं है। चलो दिखा दो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12। पहले 2 कोष्ठिकाएं बनाना, बनाओ डायग्राम। डायग्राम बहुत बनते हैं सॉलिड के अंदर। चलो हो गया। अगला पॉइंट लगाओ, अगला पॉइंट लगाओ, कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन। कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन। अगला पॉइंट लगाना, कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन। लिखो इसके अंदर। तीसरा पॉइंट लगाओ, कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन। इसके अंदर लिखना एक परमाणु की त्रिज्या स्मॉल आर है। एक परमाणु की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो उसका आयतन, एक परमाणु की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो उसका आयतन, तो उसका आयतन, तो उसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो उसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो उसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा। यहां कुल 6 परमाणु हैं। यहां कुल 6 परमाणु हैं, तो आयतन निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। यहां कुल 6 परमाणु हैं, तो आयतन निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, एक परमाणु का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। 6 परमाणु हैं तो कितना हो जाएगा? यहां पर 4/3 पाई आर क्यूब को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा देखो ये कितना हो गया, 3 से 2 बार जाएगा, 2 का 4 से मल्टीप्लाई, यानी 8 पाई आर क्यूब आ गया। अब चूंकि a बराबर होता है 2r, तो r बराबर होगा a/2, तो Vm बराबर आएगा 8 पाई
a/2 का क्यूब। इसको क्या लिखेंगे आप, Vm बराबर होगा पाई a क्यूब। ठीक है, एक परमाणु की त्रिज्या कितनी है, r है, तो उसका आयतन 4/3 पाई r क्यूब होगा। ऐसे कितने परमाणु हैं, 6 परमाणु हैं, तो 6 से उसको गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा पाई a क्यूब। पाई a क्यूब। अब जो पॉइंट आने वाला है जालक नियतांक, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट। अब जो पॉइंट आने वाला है जालक नियतांक, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। तब तक आप इसे उतारो। जालक नियतांक वाला जो अब आएगा वो है मोस्ट इंपोर्टेंट, मामला इंपोर्टेंट है। चलो हो गया ये। अब लगाओ अगला पॉइंट, जालक नियतांक। नेक्स्ट पॉइंट लगाना है आप लोगों को जालक नियतांक। लिखो, जालक नियतांक के अंदर एक लाइन लिखो, पहले एक आध एक लाइन, फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा। लिखो, लिखना जालक नियतांक के अंदर, इसको इंपोर्टेंट कर देना ना, आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है षटकोणीय कोष्टिका के लिए जालक नियतांक ज्ञात करो। लिखो, यहां स्मॉल a व स्मॉल c, यहां स्मॉल a व स्मॉल c दो प्रकार के जालक नियतांक हैं। दो प्रकार के जालक नियतांक है जिनके मध्य संबंध ज्ञात करने के लिए, जिनके मध्य संबंध ज्ञात करने के लिए एक त्रिभुज OAB लिया जाता है। एक त्रिभुज OAB लिया जाता है। एक त्रिभुज OAB लिया जाता है। लिखो, जिनमें संबंध ज्ञात करने के लिए एक त्रिभुज OAB लिया जाता है, जहां बिंदु A से, जहां बिंदु A से OB रेखा पर, जहां बिंदु A से OB रेखा पर एक लंब AY आपतित किया जाता है। जहां OB रेखा, सॉरी, जहां बिंदु A से OB रेखा पर एक लंब AY आपतित किया जाता है। एक लंब AY आपतित किया जाता है। एक लंब AY आपतित किया जाता है। अच्छा, अब 2 मिनट आप लोग ढंग से ध्यान देना, काम की बात। देखो, हमको A और C के बीच में संबंध दिखाना है, तो ये होता है हमारी डिस्टेंस A। ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होती है, A होती है, और ये इस कोष्टिका की हाइट होती है C, जिसको आप क्या कहते हो, जालक नियतांक। इसको भी आप जालक नियतांक कहते हो। तो C और A के बीच में संबंध दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं OAB। अब इस त्रिभुज OAB के अंदर क्या करना है आपको, बिंदु A से इस OB पर एक लंब आरोपित करना है AY। पहला काम तो ये। दूसरा काम और सुनो, इसके अंदर क्या करना है आप लोगों को, इस वाले पॉइंट को नाम दे दो बिंदु P। अब मेरी बात सुनो, जब आप इधर ध्यान देना, इस बिंदु P से इस AY पर लंब आरोपित करते हो, सीधा एक लंब आरोपित करोगे, बिंदु P से एक लाइन खींचोगे सीधी, AY पर आनी चाहिए वो इस तरीके से आनी चाहिए। चेक करना, वो कुछ इस तरीके से आएगी वो लाइन। यहां से इस पर एक लाइन खींचोगे तरीके,
ठीक है, और इस वाले पॉइंट को आपको नाम देना है x। इस वाले पॉइंट को आपको क्या नाम देना है, x नाम देना है। फिर मैं इस वाले पार्ट को अलग से बनाऊंगा इधर, और फिर अलग से अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अब करना क्या है, आपने जो पहला डायग्राम बनाया था, पहला डायग्राम का मतलब कल की क्लास के अंदर जो डायग्राम बनाया था पहला, उसके अंदर इसको P नाम देना, इसको O देना, इसको A देना, इसको B देना। फिर ये A डिस्टेंस है, ये A डिस्टेंस है, A से इस पर लंब डालेंगे तो ये हो जाएगा AY, और P से इस पर लंब आरोपित करना, सीधा एक लाइन खींचना, तो वो इसको किस पर मिलेगा, बिंदु X पर मिलेगा। वो इसको किस पर मिलेगा, बिंदु X पर मिलेगा। उस डायग्राम के अंदर ये काम करना है आप लोगों को, फटाफट करो। डायग्राम के अंदर आप लोगों को पहला जो डायग्राम था ना, उसी के अंदर आपको ये वर्क करना है, जो आते ही मैं स्टार्ट में करने वाला था ना। नहीं, यहां से क्लास नहीं अटक रही, वो तुम्हारे नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, सबकी अटक रही है क्लास? नहीं अटक रही ना, वो कुछ हो सकता है प्रॉब्लम ना, ठीक है। अच्छा सुनो, इस डायग्राम को आप लोग है ना, ये तो मेन डायग्राम के अंदर ही दिखाना ना, ये वाला जो है सारा का सारा वो किस पे दिखाओगे आप, मेन डायग्राम के अंदर ही दिखाओगे ना, जो आपने कल बनाया था उसी डायग्राम के अंदर दिखाना है, ठीक है। अब जो अलग से जालक नियतांक के अंदर आपको छोटा सा पार्ट दिखाना है, वो पार्ट अपन बनाते हैं। जो अलग से आप लोगों को दिखाना है वो पार्ट अपन बनाते हैं। अब देखो, इसी पार्ट को थोड़ा सा अलग से बनाया जाएगा, वो कैसे बनाया जाएगा चेक करना, इधर ध्यान दे। देखो, अब यहां से ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कैसे कैसे ये लंब आरोपित होगा। देखो, ये वाला जो त्रिभुज है ओ ए बी, ये वाला जो त्रिभुज है ये कैसा त्रिभुज होता है, संभव त्रिभुज होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ 6 संभव त्रिभुज होते हैं, और संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो ये वाला त्रिभुज कुछ ऐसे है, ये ओ है, ये ए है, और ये बी है, ठीक है। ये ओ रहा, ये ए रहा, ये बी रहा। अब आपने क्या किया है, और चीज बताऊं मैं आप लोगों को, सभी भुजाओं की लंबाई संभव त्रिभुज में समान होती है, तो ये भी एक है, ये भी एक है, और ये भी एक है, ओके। अब समझना काम की बात क्या है, एक चीज और देखो, ये वाले जो परमाणु होते हैं ना आपके, ये ऐसे नहीं है, कोई त्रिभुज नहीं है, ये परमाणु एक ही तल के अंदर होते हैं, तीनों परमाणु। ये जो इसके भीतर परमाणु होते हैं वो कोई ऐसे नहीं है कि एक ऊपर है दो नीचे है, ऐसे नहीं है, ये एक ही तल के अंदर है। आ रही है ना बात समझ में, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन के अंदर होते हैं, ओके। अच्छा सुनो, आपने क्या किया यहाँ पर कि बिंदु ए से इस ओबी पर एक लंब आरोपित किया। अब आपको यहाँ पर ये लंब नजर नहीं आ रहा होगा, कुछ अलग से तिरछी लाइन नजर आ रही होगी, पर इस डायग्राम से आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगी ये बात सारी की सारी। तो आपने क्या किया है, इससे इस पर एक लंब आरोपित किया है, ए से ओबी पर, ये लीजिए एक लंब आरोपित कर दिया। तो इस पॉइंट को आप नाम दोगे क्या, वाई। इसको क्या नाम दे दिया आपने, वाई नाम दे दिया। अब यहां पर है बिंदु पी, इस जगह है, इस जगह है बिंदु P, ठीक है। अब मैंने कहा है ना कि इस बिंदु P से आपको क्या करना है, एक लंब आरोपित करना है AY पर, किस पर, AY पर। तो जब आप इस पर लंब आरोपित करते हो तो ये कुछ इस तरीके से होगा। आपने बिंदु P से इस पर एक लंब आरोपित कर दिया तो ये इस तरीके से हो गया। अच्छा सुनो, इसको आपने X नाम दे दिया। तो अब पता है क्या है, यहां पर ये है ना, ये x इसको दो भागों में नहीं बांट रहा, ये 2/3 भाग है इसका। मेरी बात सुनना, 2/3 भाग के अंदर इसको विभाजित करता है ये। अच्छा, 2/3 भाग का मतलब क्या है समझो। देखो, जैसे आप, जैसे मान लो कि ये लाइन है, यहां से आप लंब आरोपित करते और मान लो ये a होता और ये y होता, ये x होता,
तो ये ax जितना होता उतना ही xy होता, तो ये 1/2 होता और ये 1/2 होता, ये इसको बराबर भागों में क्या करता, विभाजित करता। पर यहाँ बराबर भागों में विभाजित नहीं करता है। जब यहाँ पर p से इस सॉरी ay पर लंब आरोपित करते हो तो ये इसको क्या करता है, 2/3 भाग के अंदर डिवाइड करता है। यानी ये जो ax है ना, ax वो ay का कितना है, 2/3 भाग है, यानी 2/3 भाग है। कितना भाग है, 2/3 भाग है ax ay का। ओके ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या किया है हमने, एक त्रिभुज लिया है OAB, यहाँ बिंदु A से इस OB पर एक लंब आरोपित किया है, जिसको मैंने यहाँ दिखा दिया कितना है, A से OB पर लंब आरोपित कर दिया AY। अब आपने बिंदु P से भी क्या किया, AY पर एक लंब आरोपित किया, तो ये क्या करता है, इसको 2/3 भाग के अंदर काटता है। ये बीच में नहीं आता बिल्कुल, है ना। देखो यहाँ पर भी अगर आप डायग्राम को अगर स्पष्ट रूप से ढंग से बनाओगे बाई स्केल, तो आपको नजर आ रहा होगा ये भाग ज्यादा है, ये भाग क्या है, कम है। ठीक है ना, बीच में मत लेके आना इसको ना। ओके, अब एक चीज और देखो, देखो आपको पता है कोष्टिका की हाइट कितनी होती है, c होती है। यानी एक तल ये है पूरा ऊपर वाला, एक तल नीचे है और एक तल बीच में है, मतलब ऐसे है, एक प्लेन एक तल ये हो गया, एक तल ये हो गया, ये ऊपर वाला तल है ना, एक तल ये हो गया और एक तल हो गया बीच में, ये जहां 3 परमाणु है वो तल हो गया। तो ये टोटल हाइट कितनी होती है, c होती है। तो यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी हो जाएगी, c/2। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि ये तो एक तल के अंदर है, ये इसके ऊपर वाले तल के अंदर है, तो यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी हो जाएगी, c/2। यानी आप ये कह सकते हो यहां पर कि ये वाली हाइट कितनी होगी, c/2 हो जाएगी। एक चीज और, दूसरी बात और इसके अंदर समझने की क्या है, दूसरी बात और इसके अंदर समझने की ये है कि इसके अंदर ये वाला जो कोण होता है, समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 का। तो इस त्रिभुज का ये वाला कोण 60 होगा, ये वाला कोण 60 होगा, ये वाला कोण 60 होगा, यानी ये 60, ये 60, ये 60, तो ये 60 होगा। तो एक इतना ये यहां से यहां तक का कितना होगा, यहां से यहां तक का कितना होगा, 30 होगा। अगर इसकी बात करूं तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा और ये भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो जालक नियतांक आप लोगों के सॉरी जालक नियतांक जो मैंने लिखवाया है अभी आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट, और उसके अंदर जो लाइनें लिखवाई है उसके बाद में उसके अंदर ये डायग्राम बनाना है, और जो मेन परिपथ था आपका पहला स्टार्टिंग का परिपथ, उसके अंदर ये आपको दिखाना है कि इससे इस पर लंबारोपित कर दिया, इससे इस पर लंबारोपित कर दिया। तो ये तो मेन परिपथ के अंदर दिखा देना, जो आपने पहला कल बनवाया था मैंने उसके अंदर, और ये जालक नियतांक के अंदर आप लोग बनाओ, करो इसको, ये जालक नियतांक के अंदर बनाना है। आ गया समझ में, एक बार रिप्लाई जरूर कर देना ना, ये बात समझ में आ गई। एक बार रिप्लाई जरूर करना, बताना कि ये बात आप लोगों के समझ में आ गई ना इसके अंदर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जालक नियतांक भी पूछता है। अच्छा एक चीज और, एक चीज और इसके अंदर है ना, देखो मैंने कहा था कि दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी इसमें a होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि P से, देखो एक जालक बिंदु A पर भी है, देखो ये ऐसे है, जैसे अपन इसके अंदर ग्रीन से प्लॉट कर रखा है, तो मैं इधर भी ग्रीन ही दिखा देता हूं, तो थोड़ा सा इसको बड़ा लेते हैं। ये हो गया, एक परमाणु यहाँ पर है, ऊपर पे भी है, और एक यहाँ। तो आपको ये भी तो जानकारी होगी कि निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी एक है, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक की, ये भी एक होगी। तो ये डिस्टेंस भी आप बोल सकते हो कितनी होगी, ये भी इसके अंदर दिखाते, ये डिस्टेंस भी इसके अंदर दिखानी है। अब तो कैलकुलेशन है छोटी सी, और ए बी के बीच की डिस्टेंस ये भी कितनी होगी, एक होगी, है ना, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, एक होगी। अब ये वाला आपको किसके अंदर बनाना है,
ये बनाना है मेन, सॉरी जालक नियतांक वाले पोर्शन के अंदर ये वाली चीजें बनानी है। आ गया नहीं समझ में? एक बार रिप्लाई जरूर करना ना। एपी, ठीक है। चलो अब 2 मिनट बोर्ड पर देख लो, छोटी सी कैलकुलेशन है, ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन इसकी है नहीं, है ना। देखिएगा सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए बी का ए वाई दिशा में घटक, ए वाई दिशा में घटक। तो जब आप ए बी का ए वाई दिशा के अंदर घटक ज्ञात करोगे तो आप चेक करो ए बी ए वाई के साथ कितना कोण है, 30 डिग्री कोण है। तो इसका इस दिशा में घटक बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी cos 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ए वाई बराबर कितना आ गया, cos 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, वो वैल्यू रख देंगे अपन, ठीक है। हाँ जी, ये आ जाएगा अपने पास में, यहाँ पर इधर ध्यान देना, देखो इसका इस दिशा के अंदर घटक हो गया ना, वो लिख देंगे cos 30 के मान, तो आगे की बात है ना। अब देखो ये जो हमारे पास में मैंने कहा था कि जो ax है वो क्या है, ay का 2/3 है। तो चूंकि ax क्या है, ay का 2/3 है, ठीक है। अगला काम ये हो गया, ठीक है। अब ab का मान कितना है, 1 है। ab का मान कितना है, 1 है। समीकरण 1 देंगे, इसको 2 देंगे, तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिखा जाएगा, ए वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2/3, और ये आ जाएगा ए बी cos 30, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक तो ये हो गया ना, ठीक है। ए बी का मान कितना है, स्मॉल a है, तो ये ए वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2/3 और ये cos 30 का मान रख लो, कितना आएगा अपने पास में, √3/2 इसका मान होता है, वो रख देंगे। ये आ जाएगा ए वाई बराबर से 2 कट जाएगा, तो ये a/√3 आ जाएगा, ठीक है। उतारो इसे, हाँ हाँ पता है मुझे, √3/2। ठीक है। अब आपको एक त्रिभुज लेना है APX और इसको सॉल्व करना, त्रिभुज APX। APX से क्या बोल सकते हो आप, AP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AX का स्क्वायर प्लस XP का, ओके। चेक करो AP कितना है, A² हो गया। अच्छा AX कितना है, AX है मेरे पास में, ये रहा, एक सेकंड रुको, उल्टा कर दिया, ये AX है, AX है, ठीक है, ओके ना। तो ये कितना आ गया, A/√3 का स्क्वायर, और XP कितना है, C/2 है, तो ये हो गया C/2 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारी तो ये आ जाएगा A² प्लस C²/4। तो यहां से आ गया C²/4 इक्वल टू A² 1 - 1/3 C²/4 A² 3, और ये कितना हो जाएगा, 2/3। तो ये C² बराबर हो गया 8/3 इंटू A²। तो C इक्वल टू आ जाएगा कितना, √8/3 इंटू, ये हो गया C और A के बीच में संबंध, ठीक है। ये हो गया C और A के बीच में संबंध, ठीक है। C और A के बीच में संबंध हो गया ये, ठीक है। तो इसे उतार लेना इस संबंध को। आज के लिए इतना ही, आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। शायद ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना।
एक बार रिप्लाई कर दो, ये समझ में आ गया ना आप लोगों को? फिर अपन इसके आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अगले बचे हुए शेष पॉइंट नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट क्लास के अंदर षटकोणीय कोष्ठिका समाप्त हो जाएगी। ठीक है।